नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम क्लास में आपको बताने वाले हैं कि जो रीट के विद्यार्थी हैं उनको साइकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है साथियों। आपको कहने का मतलब हम यहाँ पर सिलेबस की बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सिलेबस समझ में नहीं रहता है कि भाई हमें पढ़ना कितना है और कैसे प्रश्न पूछते हैं और इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये हम आपको इसमें पूरी बात बताने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि रीट का जो सिलेबस है वो चेंज तो होने वाला है नहीं। अभी इससे पहले जो था वही सिलेबस अभी आ रहा है, 21 में था वही 22 में होने वाला है। ठीक है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि चेंज होगा। तो और लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस सेम रहता है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 8 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि 1 से 5 का जो सिलेबस है वो भी सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के आते हैं साइकोलॉजी के। यहाँ पर आपका टॉपिक रहता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यानी कि आपकी शिक्षण विधियां भी इससे रिलेटेड आती हैं। शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं वो हम पूरा आपको बताएंगे। हमारी क्लास इस पर लगातार चलेगी, आपको हमने घोषणा करी दी है 12 जनवरी से, तो आपको निश्चित रूप से सारी क्लासें मिलेंगी, आपको सब कुछ मैटर मिलेगा। अब इसमें हम एक एक बिंदु को समझ लेते हैं कि भाई आखिरकार हमें उसमें पढ़ना क्या होता है। क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है साथियों कि यदि हम किसी भी एग्जाम्स का सिलेबस अच्छे से दिमाग में फिट कर लेते हैं तो ऐसे मान लो कि आपकी आधी तैयारी पूर्ण हो जाती है। और जब तक आपको सिलेबस दिमाग में फिट नहीं रहता है तब तक आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, आप हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसलिए सबसे पहला काम, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप सिलेबस को क्लियर करें, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। आज हम रीट के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका ये तो हमारा शीर्षक का नाम हो गया। अब यहाँ पर आपकी पहली यूनिट है, जो यहाँ पर सबसे पहले हमारी पहली यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पे आपकी पहली यूनिट है बाल विकास। साथ ही यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पर जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहली यूनिट है बाल विकास। अब ये आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बाल विकास से ही संबंधित प्रश्न आएंगे, इससे अलग हटके कुछ भी नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि बाल विकास को समझने से पहले हमें थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि भी समझनी चाहिए। क्योंकि बाल विकास को समझने से पहले आपको मनोविज्ञान के विषय में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, यानी मनोविज्ञान क्या है इसको भी जानना जरूरी है। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि क्या है, मनोविज्ञान की प्रस्तावना क्या है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, ये छोटी छोटी जो मेन चीजें हैं ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सब बाल विकास से ही तो रिलेटेड है, कोई बाल विकास अलग से थोड़ी ना है। पहले मनोविज्ञान समझ जाओगे तो बाकी चीज समझ जाओगे ना आप, इसलिए वो चीज भी आपको पढ़नी होती है जो कि यहां पर नहीं दे रखा है ऐसा। तो वही तो हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर एग्जाम्स में। अब एग्जाम्स में तभी दिक्कत आती है कि हम केवल इसको पढ़ लेते हैं, इसके आसपास की हमें कौन सी चीज़ पढ़नी होती है, इससे रिलेटेड और कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है वो भी हमें पढ़नी होती है, तभी जाकर के आप कंप्लीट कर पाते हो। तो आप कैसे आप कंप्लीट कर सकोगे वो सारी चीज़ आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो ऐसे करके मनोविज्ञान के विषय में आपको पढ़ना है पूरा। इसके बाद में आप बाल विकास पे आएंगे। अब बाल विकास में केवल डायरेक्ट ये नहीं कि इसमें दे रखा है उसी को पढ़ना है, आपको बाल विकास से रिलेटेड आपको पूरा इतिहास पढ़ना है, यानी बाल विकास का इतिहास आपको पढ़ना होगा कंप्लीट। उसकी पूरी पृष्ठभूमि आपको देखनी होगी। इतिहास में आपको बाल विकास का जन्म कैसे हुआ है, बाल विकास की उत्पत्ति कैसे हुई है, बाल विकास में काम करने वाले लोग कौन कौन हैं, बाल विकास का जनक कौन है, ये सारी चीज आपको पढ़नी होंगी। उसके बाद में इसमें जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं पर हम आएंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले बिंदु दे रखा है वृद्धि और विकास की संकल्पना। अब इसमें हमें पढ़ना होगा वृद्धि और विकास की संकल्पना क्या है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इनके सिद्धांत क्या हैं, ये सारी चीज आपको समझनी है, तभी तो संकल्पना पूरी होगी आपकी। ठीक है, ऐसे इसके बाद में आपको समझना है विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। इसमें आपके जो जो आयाम हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, और इसके साथ साथ में आपको पढ़ना होता है इसमें आपके कुछ सिद्धांत भी होते हैं, उन सिद्धांतों को इसमें समझना होता है। इसके बाद में विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यानी कि विकास को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन से मतलब तत्व हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। साथियों यहाँ पर तत्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोष्टक में स्पष्ट किया है कि विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में आपको गहनता से समझना है, व्यापक रूप से आपको अध्ययन करना है परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। सभी फैक्टर्स को आपको समझना होगा। वैसे तो और भी कारक को पढ़ना है, लेकिन दो को इन्होंने अच्छे से फोकस किया है, दो को अलग से उन्होंने विशेष रूप से कहा है, तो आपको विशेष रूप से ही उनका अध्ययन करना होगा। इसके बाद में कह रहे हैं कि एवं अधिगम से उनका संबंध। हाँ, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है, यानी कि इन सब का अधिगम से क्या संबंध है। ठीक है, अधिगम से क्या इनका आपस में कनेक्शन है,
वो आपको यहाँ पर समझना होगा, ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उसके बाद में एक चीज़ और है इसमें, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका क्या है, यानी कि विकास के अंदर या बाल विकास के अंदर वंशानुक्रम की क्या भूमिका है और वातावरण की क्या भूमिका है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। इसमें जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी इसमें बातें हैं, जितने भी इससे संबंधित फैक्टर हैं, वो सब आपको समझने हैं और समझने के साथ साथ में आपको याद भी रखने हैं। वैसे यहाँ पर समझने वाली चीजें ज्यादा होती हैं, याद रखने की चीज कम होती है। आप अच्छे से समझ जाओगे तो फिर एग्जाम में आपसे सवाल गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। तो ऐसे करके साथियों यहाँ आपकी पहली यूनिट हो जाती है। पहली यूनिट में आपको ये सारी चीज आपको समझनी होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारी जो सेकंड यूनिट आएगी उसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं आप जानते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है। सबसे पहला तो इसका अर्थ पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार क्या है वो पढ़ेंगे, फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो आप। इससे रिलेटेड कोई परिभाषा है तो वो आप पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रकार कौन कौन से होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से प्रकार जो बताएं उनको पढ़ना है पूरा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं वो आपको समझना होगा, डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्लियर समझना है। आपको लास्ट में हम बता भी देंगे कि कहां से पढ़ना है, कौन सी किताब आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, वो भी आपको बता देंगे। इसके बाद में व्यक्तित्व का टॉपिक आपको पढ़ना होगा। व्यक्तित्व के अंदर आपको संकल्पना पढ़नी होगी। संकल्पना से तात्पर्य है पूरा अर्थ आपको समझना होगा, इसकी जो परिभाषा वगैरह वो सब इसमें आ जाएगा। कुल मिलाकर इसकी पूरी पृष्ठभूमि, पूरा इतिहास, इसका पूरा का पूरा आपको समझना होता है संकल्पना के अंतर्गत। इसके बाद में प्रकार पढ़ने हैं और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है, जहां से आपके निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी चीज आपको समझनी होगी। उसके बाद में लास्ट में आपको व्यक्तित्व का मापन भी पढ़ना होगा, यानी व्यक्तित्व का मापन कैसे कर सकते हैं, व्यक्तित्व को मापन करने वाली कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, प्रमापीकृत विधियां कौन सी होती है, अप्रमापीकृत विधियां कौन सी होती हैं, ये सारी विधियों का आपको निचोड़ निकालना होगा। सब विधियों के बारे में आपको पढ़ना होगा, किसने दी है, इसमें क्या होता है। ठीक है, वो सब चीज आपको समझनी होंगी, तभी जाकर के आप इसमें नंबर ला सकते हो पूरे के पूरे। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये तो समझना जरूरी है कि भाई हमें पढ़ना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में आपको बुद्धि का टॉपिक पढ़ना है साथियों। इसमें बुद्धि के अंदर भी वही संकल्पना पढ़नी है, यानी कि बुद्धि का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है, बुद्धि के बारे में जितनी भी विशेषता है वो पढ़नी है, बुद्धि से रिलेटेड आपको परिभाषाएं पढ़नी है, बुद्धि के अंदर क्या है वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि बुद्धि इसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में आपको बुद्धि के सिद्धांत भी पढ़ने हैं। उसके बाद में इसका मापन कैसे करते हैं, बुद्धि मापन, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण अलग अलग, जैसे टर्मन जी का है, तो वो आपको पढ़ना है पूरा, वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट रहना चाहिए। इसमें कुछ आपके बुद्धि लब्धि निकालने के सूत्र हैं वो आपको समझने हैं, कैसे निकालते हैं वो प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या होता है वो समझना है, और इसके निहितार्थ क्या है, इनका अनुप्रयोग क्या है, इम्प्लीकेशंस कैसे हम करते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, हमारे शिक्षा में कैसे इनका महत्व है, व्यवहार में किस प्रकार से इनका महत्व है, ये चीजें निहितार्थ में आपको समझनी होती है साथियों। इस प्रकार आप समझ गए होंगे तो बुद्धि का टॉपिक में आपको क्या, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बुद्धि में आपको क्या पढ़ना है। आगे चलते हैं। आगे आपको यहां पर देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा बिंदु है, इसमें आपको जो पढ़ना है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, यानी विविध अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता का मतलब यहाँ पर लर्नर हैं, यानी कि जो समझने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की जो समझ है वो अलग अलग फैक्टर के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आपको समझना है कुल मिला के पिछड़े बालक कौन से होते हैं, विमंदित बालक कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, सृजनशील बालक कौन से होते हैं, अलाभान्वित और वंचित बालक कौन से होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, अधिगम क्षमता युक्त बच्चे कौन से होते हैं। इनको डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से आपके 100% प्रश्न आता है, गारंटी से सवाल आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में सवाल आता है। ठीक, अब आपको ये समझना है कि पिछड़े बालक कौन होते हैं, विशेषता क्या होती है, इनको कैसे पढ़ाया जा सकता है, इनके लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कहाँ पर शिक्षा होनी चाहिए, ये पूरी डिटेल समझनी है। ऐसे विमंदित के बारे में समझना है, प्रतिभाशाली के बारे में, सृजनशील, अलावान्वित, सभी के बारे में सारी डिटेल समझनी है आपको, तब जाके आपका ये चैप्टर पूरा होगा। और ये सब कुछ आपको हम समझाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके एक एक चीज को समझाएंगे आपको। ये गारंटी देते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी।
इसके बाद में आपको अगला बिंदु समझना होगा अधिगम में आने वाली कठिनाइयां। ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके बड़ी बड़ी एग्जाम्स दे लो आप, चाहे सब में एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। अब इसमें आपको ये समझना है कि भाई अधिगम में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी ऐसी मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन से ऐसे विकार होते हैं जिनकी वजह से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होंगी। यहाँ से आपके सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले जैसे फर्स्ट ग्रेड हुआ था, सेकंड ग्रेड हुआ था, वहाँ भी यहाँ से सवाल पूछे गए थे। ठीक, आगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब तक का, समायोजन की संकल्पना, तरीके समायोजन में अध्यापक की भूमिका। समायोजन क्या है, समायोजन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इससे रिलेटेड परिभाषाएं क्या हैं, वो सब कुछ आपको संकल्पना में पढ़ना होगा। इसके कितने प्रकार होते हैं वो सब पढ़ना होगा, क्योंकि समायोजन जीवन में नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे, सफल नहीं हो सकोगे जब तक आप समायोजन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए समायोजन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, और एग्जाम के अंदर तो महत्व है ही। खैर आगे कह रहे हैं समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है, और समायोजन के अंदर जो अध्यापक है उसकी क्या भूमिका रहती है, ये आपको पूरा डिटेल से समझना होता है। इसके बाद में हमारा और भी अच्छा टॉपिक आगे हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम का। अधिगम का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें अधिगम का अर्थ आपको समझना होता है संकल्पना में। इसके अलावा आपको अधिगम से रिलेटेड पूरी विशेषताएं आपको समझनी होती हैं, अधिगम के रिलेटेड परिभाषाएं आपको समझनी होती हैं। ये सारी चीज़ आपको पूरी पृष्ठभूमि इसकी क्लियर करनी होती है, अधिगम क्या है ये बात आपको फिट करनी होती है। उसके बाद में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, किस किस वजह से अधिगम प्रभावित हो जाता है, किस किस कारण से अधिगम हमें नहीं हो पाता है, किस किस कारण से अधिगम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होती है कारक में। इसके बाद में अधिगम के सिद्धांत हमें समझने होंगे। अधिगम के सिद्धांतों में दे रखा है व्यवहारवादी सिद्धांत, यानी व्यवहारवाद को मानने वाले कौन कौन लोग हैं, जैसे थॉर्नडाइक जी हैं, आपके वाटसन जी हैं, स्किनर जी हैं। ठीक है, ऐसे आपके जो भी इसमें व्यवहारवाद को मानने वाले लोग हैं उनके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा गेस्टाल्टवाद को मानने वाले लोगों के सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, संज्ञानवाद को मानने वाले लोगों के सिद्धांत, निर्मितवाद को मानने वाले लोगों के सिद्धांत और उनका इम्प्लीकेट, यानी शिक्षा में किस प्रकार से उनका उपयोग है, हमारे व्यवहार में किस प्रकार से उपयोग है, वो निहितार्थ में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, आगे इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ये प्रोसेस आपको इसमें पढ़नी होती है। ये भी एक इसमें बिंदु है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं, ये सारी चीज़ आपको समझनी होती है। इसके बाद में अधिगम की प्रक्रिया क्या रहती है, अधिगम कैसे मतलब होता है बच्चे के अंदर, या हम किसी भी चीज़ को कैसे सीखते हैं, ये प्रोसेस में आएगा। चिंतन क्या होता है, चिंतन किसे कहते हैं, कल्पना किसे कहते हैं, तर्क क्या होता है, निर्मितवादी उपागम क्या होता है, आनुभाविक अधिगम क्या है, संकल्पना मानचित्रण किसे कहते हैं, अन्वेषण एवं समस्या समाधान क्या है, इनको सबको डिटेल से अच्छे से क्लियर करके आपको चलना है, तभी जाकर के आप अच्छे से सब कुछ क्लियर कर पाओगे और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद में इसके आगे साथियों बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा एवं अधिगम के लिए निहितार्थ, यानी अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, शिक्षा में क्या महत्व है, बालकों के लिए क्या महत्व है, इसका अधिगम कितने प्रकार का होता है और शिक्षा में क्या इसका विशेष महत्व होता है, व्यवहार में किस प्रकार से इसका महत्व होता है, जीवन में किस प्रकार से महत्व होता है, ये सब कुछ निहितार्थ में हमें समझना होता है। इसके बाद में हमारी लास्ट यूनिट में हमें पढ़ना होगा, देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना होगा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, यानी शिक्षण अधिगम की क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से इसकी प्रोसेस चलती है वो समझना है। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना और विधियाँ क्या होती हैं, यानी कहने का मतलब है आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 पढ़ना है पूरा का पूरा, NCF 2005 आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। इसमें शिक्षण अधिगम की व्यू रचना क्या होती है और इसमें विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पूरा अध्ययन करना होगा। तो ये हमारा हो जाता है NCF 2005। इसके बाद में आपको पढ़ना है आकलन किसे कहते हैं, मापन मूल्यांकन क्या होता है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, समग्र एवं सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, सीखने के प्रतिफल क्या हैं। ये सारे मतलब ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आपको समझना होगा। इसके बाद में आपका एक है क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कितने प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है, किन पर किया जाता है, इससे रिलेटेड क्या फैक्ट हैं और क्या विशेषताएं होती हैं इनकी। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको क्रियात्मक अनुसंधान में समझनी होंगी। और लास्ट आपको टॉपिक पढ़ना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका और दायित्व।
कुल मिला के आपको पूरा का पूरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पढ़ना है। इसमें आपके शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है, उनके कौन कौन से दायित्व बताए गए हैं, इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं, वो सब कुछ आपको इसमें याद करना होगा, सब कुछ समझना होगा। यहाँ से भी आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में भी सवाल आए थे, रीट में भी सवाल आए हुए हैं और सेकंड ग्रेड में भी सवाल यहाँ से पूछे गए थे, इसलिए सब फैक्ट आपको याद करने होंगे। ठीक है, बच्चों की शिक्षक और बच्चों का अनुपात क्या रहता है, किस प्रकार से मतलब टीचर्स की नियुक्ति की जाती है, कौन कौन सी धाराएं होती हैं, किस धारा में क्या लिखा गया है, वो सब कुछ याद करना होगा आपको। तो ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको बताया कि साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। अब हम बात करते हैं बुक्स की। बहुत सारे स्टूडेंट बुक्स के बारे में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई बुक्स कौन सी पढ़ें। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि बुक्स आपके लिए वैसे तो बहुत सारी बुक्स आपको बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन एक तो हम आपको यहाँ पर पूरा कोर्स करवाएंगे और यदि आप पूरा कोर्स ज्वाइन करते हैं, पूरा कोर्स पढ़ते हैं, तो हमारे हिसाब से अन्य कोई बुक्स की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको नोट्स भी हम उपलब्ध करवा देंगे। फिर भी आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप एक पीडी पाठक की बुक जरूर लेना। पीडी पाठक की जो बुक है वो बहुत ही शानदार बुक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो टॉपिक्स आपके इसमें आते हैं एग्जाम्स में उन्हीं को पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आप एक किताब और ले सकते हो। आप उसमें आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो किताब आप ले सकते हैं। एक तो आप फर्स्ट रैंक की किताब या फिर आप एक अपनी पब्लिकेशन है, ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई एक किताब आप ले लीजिए। फर्स्ट रैंक की अपनी पब्लिकेशन और पीडी पाठक, इनमें से दो किताब ले लो। इनको बस अच्छे से समझना है, पढ़ना है। वैसे किताब आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, कोई आपके लिए अलग किताब भी बता सकता है, लेकिन आप इनको अच्छे से समझ जाते हो तो फिर हम ये समझते हैं कि आपको कहीं पर कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल समझ में आने की बात है। मनोविज्ञान समझाने पर ही मतलब चलता है सारा सिस्टम, केवल रट्टा लगाने से नहीं चलता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तभी आप सॉल्व कर सकते हो। आप कितनी भी रट्टा लगा लो, आप रीट वालों से पूछ लीजिए 2021 में जिन्होंने एग्जाम दी है क्या स्थिति रही है उनकी। तो इसलिए आपको समझने पर ज़्यादा जोर देना होगा और हम वही प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको हम कह रहे हैं कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको लेना है तो ये किताब आप ले सकते हैं। इनको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और हमारा वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो ये साथियों हमारा वीडियो आज का पूरा हो जाता है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट बिंदु के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम।